नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर महेंद्र बंजारा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं शुरू कर रहा हूं संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट का पार्ट 11। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में समझाने वाला हूं। अभी तक अपन ने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं उसके बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी लें तो क्वेश्चन नंबर 23 1 से स्टार्ट करके 23 तक अपन ने सॉल्व कर लिए हैं और किस टाइप से आ रहे हैं, किस पैटर्न से चल रहे हैं, वो सारी बातें अपन ने कर ली हैं। आज अपन जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके चैप्टर नंबर 16 अध्याय 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से आता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे इस क्वेश्चन के अंदर या इस क्वेश्चन नंबर 24 में कोई भी अब की बार बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसमें मैं पूरे मार्क्स प्राप्त करूं तो इसके टोटली फॉर्मूले अच्छे से आप याद कर लें। फॉर्मूले में अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखने वाला हूँ। और इससे पहले एक चीज़ और कि आपको 16.1 और 16.2 अच्छे से सॉल्व कर लेनी है ताकि ये 3 नंबर आपके फिक्स हो जावे। तो फॉर्मूलों के बारे में अगर बात करें तो इसमें हैं आपके गन, गनाब यानी गन है, गनाब है, बेलन है, शंकु है, गोला। इससे ज़्यादा अपन इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखें, गनाब की अगर बात करूं तो गनाब का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा। गनाब का पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधा ही फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, या आप LB, BH और HL लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए गनाब का वक्र पृष्ठीय, गनाब का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गनाब का वक्र पृष्ठीय कैसे? जैसे आप जिस रूम के अंदर बैठ के स्टडी करते हैं वो एक रूम घनाभाकार अगर अपन माने, क्योंकि घनाकार आकृति भी हो सकती है और घनाभाकार भी हो सकती है। वो घनाभाकार आकृति, उस आकृति के अगर अपने रूम के अंदर छत नहीं हो और आंगन नहीं हो तो वो दोनों छत और आंगन जब हट जाएंगे तो केवल क्या बचेगा? 4 दीवारें बचेगी। और चारों दीवारें किसको? वक्र पृष्ठीय को निर्देशित करती है यानी प्रदर्शित करती है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 कोष्टक L प्लस B इंटू H, यानी 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और गनाब के अगर आयतन की बात करूं मैं तो गनाब का आयतन होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये गनाब से संबंधित 3 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब बात करते हैं अपन गन की। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा को मैंने A माना तो 6A स्क्वायर मैंने लिख दिया फॉर्मूला। अगर घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4A स्क्वायर। और घन का आयतन सिंपल सा भुजा क्यूब, घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब। और भुजा को मैं यहाँ पे A रख रहा हूं। गनाब के 3 फॉर्मूले हो गए, घन के 3 फॉर्मूले हो गए। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं बेलन। अब बेलन की अगर बात की जाए तो बेलन में भी संपूर्ण पृष्ठीय होगा, वक्र पृष्ठीय होगा और बेलन का आयतन। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय होता है आपके 2 पाई r कोष्टक H प्लस R। अब बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन खूब सारे हो सकते हैं। जैसे रोड के ऊपर चलने वाला जो रोलर, उसके अगर पहिए की बात करूं तो वो पहिया एक प्रकार से बेलनाकार होता है, इस स्थिति में होता है। जैसे मेरे हाथ में ये जो पेन है ये आपके बेलनाकार स्थिति में ही है। अगर इसका ये नीचे वाला नॉक हटा दिया जाए तो ये बेलनाकार स्थिति को बताता है। ये इसकी हाइट होती है। ये क्या है? ये मैं कह सकता हूँ ऊपर वर्ताकार भाग। ऐसे कैसे नॉक हटाऊँ तो नीचे भी वर्ताकार भाग होगा। तो बेलन के अंदर बीच वाला पार्ट बेलन और ऊपर और नीचे 2 वर्त भी होते हैं। अब ये चीज इसलिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय जो मैं लिखूंगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय जो मैं लिख रहा हूं
यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय मतलब ऊपर वाला वर्त भी हटा दो और नीचे वाला वर्त भी हटा दो, तो केवल बीच वाला भाग बचेगा और उस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ओनली फॉर 2 पाई आर एच। और बेलन का आयतन होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच। घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया। उसके बाद अगर बात करूं शंकु, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय। अब बात शंकु की है तो शंकु होता क्या है? शंकु होता है, अपन कह सकते हैं आइसक्रीम का जो कोन होता है उस कोन को अगर उल्टा रख दिया जाए, ये आइसक्रीम का कोन है, अगर इसको मैं उल्टा रख दूं इस स्थिति में, तो ये क्या बन गया? एक शंकु बन गया, सीधी सी बात है। ये शंकु की स्थिति होती है। या आप कह सकते हैं क्रिसमस के ऊपर जो टोपी पहनी जाती है वो अपन कह सकते हैं शंकु की स्थिति। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय होता है पाई आर कोष्ठक एल प्लस आर। एल होती है इसमें तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई ये तिरछी वाली लंबाई, ये इस चीज को भी ध्यान रखें। शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु का भी वक्र पृष्ठीय होता है। कैसे? दोनों तरफ से नहीं खुलेगा, लेकिन ये नीचे वाला वर्ताकार भाग तो खुल सकता है ना, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा पाई आर एल। और शंकु का आयतन, शंकु के आयतन की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के 3 फॉर्मूले, घनाभ, घन और बेलन, सबके 3 फॉर्मूले हो गए। अब देखते हैं गोला। पहले तो गोला होता क्या है? गोला एक वर्त नहीं है, वर्ताकार आकृति के रूप में, लेकिन वर्त नहीं है। वर्त क्या होता है? वर्त आपके अपन कह सकते हैं एक चूड़ी को मैं वर्त बोलूंगा। कैसे? अगर उसे मैं जमीन के ऊपर रख दूं तो उसकी जो परिधि है, परिधि का प्रत्येक हिस्सा किसको टच करेगा? जमीन को टच करेगा, चूड़ी ऐसे रखी जाएगी। और अगर मैं एक फुटबॉल की बात करूं तो फुटबॉल कैसे रखी जाती है? उसको फुटबॉल को रखने के बाद में उसका कुछ हिस्सा तो हवा में रहेगा, बाकी कुछ भाग वो जमीन को स्पर्श करेगा। तो फुटबॉल क्या है? एक गोलाकार आकृति है। और चूड़ी क्या है? एक वर्तीय आकृति है, क्योंकि इसकी पूरी परिधि टच कर रही है जमीन को, लेकिन ये टच नहीं करती है, कुछ हिस्सा ही टच करता है। तो आपको फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय बोला मैंने। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय, इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं, विशेष ध्यान रखें इनका। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का यानी वक्र पृष्ठीय बोलूंगा मैं इसे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपके 2 पाई आर स्क्वायर। ये 3 तो है क्षेत्रफल से रिलेटेड। अब बात करें गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है आपके, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। बस ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले याद है तो ये क्वेश्चन आप सही करोगे। इस चीज़ को आप माइंड में रखें। क्वेश्चन है आपका 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है उसमें डाला जाता है। यानी बोला है कि 6 सेंटीमीटर का एक गोला है, 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला, और उसे 12 सेंटीमीटर वाले बेलनाकार बर्तन जिसमें ऑलरेडी पानी है उसमें डाल दिया जाता है। ये बेलनाकार आकृति, ये आपके हैं बेलनाकार आकृति। इसने बोला है कि इसमें क्या है? पानी है। ये पानी से इसको भर दिया गया, पूरा नहीं भरें, ये इसमें पानी है। इस पानी के अंदर क्या कर रहा है वो? ये तो 12 सेंटीमीटर व्यास का बेलनाकार बर्तन है, यानी ये इसका व्यास है 12 सेंटीमीटर। इस बेलनाकार बर्तन को अगर देखा जाए तो ये पानी से भरा है। इसमें 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला क्या कर दिया जाता है?
अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ से 6 सेंटीमीटर व्यास का ये गोला डाल दिया, ये आपके 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला हो गया। अब इस गोले की वजह से आपको ये तो मालूम होगा कि पानी ऊपर चढ़ेगा, पानी जो भी पानी है वो ऑलरेडी इसका पानी का स्थान ऊपर की ओर हो जाएगा। तो पानी यहाँ तक आ चुका है इस गोले की वजह से, यानी पानी ने स्थान चेंज किया, ये इस जगह पे जो पानी था वो अब ऊपर बढ़ गया। तो सीधी सी बात आपको ये पूछी जा रही है कि बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ा है, यानी ये वाली चीज़ H, केवल ये H ज्ञात करनी है कि बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ा है। तो आप सुनिएगा, इस गोले की वजह से इस पानी के अंदर बदलाव हुआ, यानी पानी ऊपर चढ़ गया। तो इस भाग का जो आयतन होगा वो इस गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। भाई जो इस गोले ने स्थान घेरा है वो वाला स्थान अब पानी घेर रहा है, तो इतने से पानी का आयतन किसके बराबर होगा? गोले के आयतन के बराबर। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज जो स्थान घेरती है तो स्थान घेरने का तात्पर्य है वो पूर्णतया आयतन की बात कर रहा है। और केवल अगर भूभाग की बात करूं तो भूभाग मेरा क्या होगा? क्षेत्रफल से रिलेटेड होगा। जैसे कोई खेती के अंदर जो जमीन के ऊपर जो खेती कर रहे हैं तो वो पूरी ज़मीन अगर मैं देखूं कि कितने रुपए खर्च हो रहे हैं या क्या एस्टिमेट है, तो उसके लिए मेरे को उस पूरे समतल का क्षेत्रफल चाहिए होता है। और कमरे के अंदर पूर्णतया हवा भरी है या टंकी में पूर्णतया पानी भरा है, तो उस कंडीशन में मैं बात करूं तो उस स्थिति में मैं बात करूंगा तब आयतन के बारे में बात होगी। तो देखें, इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। इस गोले का व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। बस इस चीज को ध्यान रखें। तो अब करना कुछ नहीं है, आपको 2 चीजें समझनी है। इस गोले के आयतन को इस पानी के आयतन के क्या कर देना है? बराबर कर देना है। तो समझें, प्रश्न अनुसार जो जो चीज दे रखी है उसे अच्छे से लिख लें। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला, गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हुई? तो सीधी सी बात है, त्रिज्या हो गई 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। किसकी त्रिज्या? गोले की त्रिज्या। अब 12 सेंटीमीटर व्यास का ही बेलनाकार बर्तन है, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। अब मेरे को चाहिए बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ा। बर्तन कौन सा है? बेलनाकार, तो बेलन की ऊंचाई चाहिए ना, जितना पानी ऊपर चढ़ा है। तो बेलन का वह भाग जहां पानी की स्थिति में परिवर्तन हुआ वो ऊंचाई h, ये चीज अपन को क्या ज्ञात करनी है? ये चीज अपन को ज्ञात करनी है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट से एक ही चीज निकल के आ रही है कि गोले का आयतन, यानी गोले को जब पानी में डाला तो पानी के अंदर जाते ही इसने पूरा स्थान घेरा, तो गोले का जो आयतन है वो ऊपर चढ़े पानी के आयतन के बराबर होगा। ऊपर चढ़े पानी के आयतन, यानी वो पानी ऊपर किस में चढ़ रहा है? तो बेलन में। तो इस यहाँ पे बेलन के आयतन का फॉर्मूला लिख दूंगा। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ये 4/3 पाई r क्यूब। इस कंडीशन में त्रिज्या क्या है? गोले की त्रिज्या तो है आपके पास 3 सेंटीमीटर, और ऊपर चढ़े पानी के लिए आयतन किसका? बेलन का। बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h, ये लिखा हुआ है। इसके लिए त्रिज्या क्या होगी? इसके लिए त्रिज्या 6 है। सिंपल सी बात है। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 दोनों कंडीशन में होगी। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है 4/3, त्रिज्या कितनी है? 3 × 3 × 3, 3 बार लिखना पड़ेगा। इसके लिए त्रिज्या कितनी है? 6 × 6, लेकिन ऊंचाई वही तो ज्ञात करनी है। देखें, 3 से 6 2 बार कटता है, 3 से 6 2 बार कटता है,
इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर है तभी तो मैंने काटा है, अंश से अंश को काट सकता हूं अगर बीच में बराबर है तो। 2 दूनी कितना होता है 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा 1 और बराबर में भी 1 इंटू एच, यानी h बराबर कितनी आ गई 1, लेकिन सारी इकाइयाँ सेंटीमीटर में हैं तो ये भी किस में रहेगा सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, तो पानी 1 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक चढ़ेगा जब ये 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला इस 12 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में मैं डाल दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 24 के बेस पे अपन बात करें तो ये 2018 बोर्ड एग्जाम में आ रखा क्वेश्चन है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। एक रोलर की लंबाई 2.5 मीटर और व्यास 1.4 मीटर है। रोलर की लंबाई आपको दे रखी है और उसका व्यास भी आपको दे रखा है। 10 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा, 10 चक्कर लगा रहा है रोलर तो कितना क्षेत्र समतल करेगा, इस बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ आपको गिवन है वो लिख देते हैं। रोलर की प्रश्नानुसार रोलर की लंबाई ये दे रखी है अपने पास 2.5 मीटर। अब रोलर की स्थिति बेलनाकार होती है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें, यानी ये रोलर है, ज़मीन के ऊपर ये रोलर चल रहा है तो ये ऐसे कंटिन्यू आगे से आगे चलता जाएगा ना, कंटिन्यू ऐसे चलेगा, रोलर घूमते राउंड करेगा, तो इसका तो कोई रोल इसमें नहीं आएगा, केवल बीच वाला भाग ही तो घूम रहा है, वर्तीय भाग दोनों तरफ, क्योंकि रोलर ऐसे कंटिन्यू चल रहा है तो ये वर्ताकार भाग जो बाहर लगे वो नहीं आ रहे, केवल वो उसकी शेप ही घूम रही है। तो उस कंडीशन में ये बीच वाली ऊंचाई चाहिए और इसकी त्रिज्या चाहिए और आपको कुछ नहीं चाहिए। तो 2.5 मीटर तो ये लंबाई है ही है, लंबाई को ही तो ऊंचाई कहेंगे अपन। और व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ 1.4 मीटर, यानी त्रिज्या हो जाएगी 1.4/2, यानी मैं कहूँगा व्यास का आधा कर दूंगा, ये हो जाएगा 0.7, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 0 हो जाएगा और 7/10 भी लिख दो ताकि इजी रहे भाग देना बाद में। अब इसने कहा है 10 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा, तो पहले एक चक्कर का निकालें, फिर 2, 3, ये सारे चक्कर आएंगे तो उनको 11 से गुणा कर देंगे एक चक्कर के रिजल्ट को। लेकिन इसमें सूत्र कौन सा काम आएगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जब दोनों चीज़ें ये नहीं लगी हुई है, काम नहीं आ रही है, तो केवल बीच वाला भाग काम आ रहा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ही काम आ रहा है। तो सीधी सी बात है, बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठीय हो जाएगा 2πr/h, 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7/10 है और ऊंचाई कितनी है 2.5, और सारी इकाइयाँ मीटर में है, इस चीज़ को ध्यान रखें। पॉइंट हटेगा बट्टे में 10, 7 से 7 कट रहा है, 10 2 बार करता है 5 के पहाड़े से, और 25 5 बार करता है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 5 10 2 को काटेगा और 2 22 को 11 बार काटेगा। तो इस पूरी कैलकुलेशन में मेरे को रिजल्ट क्या मिला 11। लेकिन ये वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल तो सीधी सी बात है कि स्क्वायर में रहेगा, या मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, अपन ने एक चक्कर का मैंने क्या ज्ञात किया है क्षेत्रफल, किसके द्वारा घेरा जा रहा है, जो रोलर के द्वारा घेरा जा रहा है। तो एक चक्कर में रोलर द्वारा घेरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 11 मीटर स्क्वायर। तो टोटल 11 चक्कर में कितना घेरेगा आप, 10 चक्कर में आपको कैलकुलेट करना है, तो 10 चक्कर में कितना घेरेगा 11 × 10 कर दीजिए 110 मीटर स्क्वायर। ये वाला भाग जो रोलर द्वारा घेरा जाएगा कितने चक्रों में 10 चक्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो मैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 25 आपके प्रायिकता से रिलेटेड है। अब प्रायिकता का एक क्वेश्चन तो आपको पता है फिक्स है, 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, क्योंकि टोटल पार्ट उसकी बात करूं तो 4 नंबर का है। प्रायिकता के अंदर आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। वैसे वास्तविकता में प्रायिकता है क्या, तो प्रायिकता है अनुकूल
अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी कुल जितने भी संभव परिणाम हैं वो तो आएंगे बट्टे में, और आपको जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसके अनुकूल जो परिणाम आ रहे हैं वो अंश में रहेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज कि प्रायिकता के अंदर घटना घटित होने और नहीं होने की अगर प्रायिकता देखूं तो हमेशा क्या रहती है, एक। कहने का मतलब PA प्रायिकता जो घटना घटित हो रही है और PA' जो नहीं घटित हो रही है, उनका योग हमेशा एक रहता है। करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। एक थैले में 15 कार्ड हैं जिन पर संख्याएं 1 से 15 तक अंकित है। टोटल कितनी संख्याएं अंकित है, 15। तो अपने पास कुल संभव परिणाम कितने हैं, कुल संभव परिणाम है 15। तो देखें, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने से पहले अपन ये चीज लिखेंगे कि थैले में 15 कार्ड हैं जिन सभी पर क्रमशः अंकित अंक 1, 2, 3 ऐसे कहाँ तक है, 15 तक। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रायिकता, जो भी कॉन्सेप्ट अपन इसमें लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग ये कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या मेरे पास फिक्स हो गई, कितनी है, 15 है। कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 15। अब इसमें पूछा है कि थैले में से यादृच्छिक एक कार्ड निकाला जाता है। केवल एक कार्ड थैले में से क्या कर लिया गया है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब वो कार्ड, उस कार्ड के ऊपर एक अभाज्य संख्या हो, उसके लिए आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहला सॉल्यूशन करते हैं। यादृच्छिक, यानी यादृच्छिक मतलब अपन कह सकते हैं कि कोई बर्तन में खूब सारे पर्चे रखे हुए हैं और आपके आंखों पे पट्टी बांध दे और कहें कि हाथ डाल के कोई एक चीज बाहर निकालो, तो उसका अनुमान आप नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई भी आप चिट्ठी बाहर निकाल सकते हो। तो यादृच्छिक का कंसेप्ट यही है। यादृच्छिक एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणामों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगी, वो एक साथ लिखते हैं। केवल एक अभाज्य संख्या, अब देखो 1 से 15 तक अगर चलूं तो अभाज्य संख्या कितनी होती है। पहली बात, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 4 में तो 2 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 नहीं 7 हो जाएगी, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, 11 आपके अभाज्य हो जाएगी, 12 नहीं होके 13 हो जाएगी, और 14 और 15 दोनों ही भाज्य होगी। तो कुल मिला के टोटल कितने आए अनुकूल परिणाम, ये आ गए आपके पास 6, और कुल संभव परिणामों की संख्या 15। तो यहाँ पे प्रायिकता ज्ञात करूंगा, तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा, एक बार वापस अपन यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं, 6। किसके अकॉर्डिंग, यादृच्छिक रूप से अभाज्य संख्या ज्ञात करने का। तो 6 और कुल परिणाम 15, यानी 6 कितनी बार कटेगा, 3 से 2, और 15 कितनी बार कटेगा, 5 बार। अब वापस एक बार देखें इसे कि यहाँ पे अभाज्य संख्या पूछा है, वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। 2 है, 3 है, 5 है, यहाँ पे 4 नहीं लिया मैंने, 6 नहीं लिया, 8 नहीं लिया, 9 नहीं लिया, 10 भी नहीं लिखा, 11 लिखा है, 12 नहीं लिया, 13 लिखा है, 14 और 15, ये सारी जो चीज़ें नहीं लिखी है उन सब में खुद के अलावा और दूसरी संख्याओं का भी भाग जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में नहीं है। तो ये हो गया आपके अभाज्य संख्या होने के लिए प्रायिकता वाला कॉन्सेप्ट। अब इसने कहा है 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो सीधी सी बात है कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सेकंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कुल संभव परिणामों की संख्या
परिणामों की संख्या किससे? 2 से विभाज्य। तो 1 से 15 तक 2 से विभाज्य कौन सी संख्या हुई? 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, जो 2 के पहाड़े में आएगी। लेकिन लास्ट 14 होगी, क्योंकि 15 तो विषम है तो वो विभाज्य नहीं है। तो कुल मिला के ये हो गई 2 से लेके 14 तक कुल परिणाम, कुल संख्याएं कितनी हुई? 2 है आपके, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है, यानी 7 संख्याएं हो गई। अब मेरे को प्रायिकता चाहिए, तो प्रायिकता का फॉर्मूला आपने पहले अभी लगाया। कुल अनुकूल परिणामों की संख्या 7 और संभव परिणाम 15। तो 7/15 क्या हो जाएगी? सम आने की प्रायिकता, और केवल अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता 2/5। लास्ट अपन बात करते हैं जो 2018 बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ रखा है प्रायिकता से रिलेटेड। एक थैले में एक सफेद गेंदों की संख्या 1, 2 काली गेंद और 3 लाल गेंद। थैले में 3 कैटेगरी की गेंदें हैं। तो देखें, प्रश्नानुसार थैले में कुल, या अपन अलग अलग लिख देते हैं एक बार, थैले में सफ़ेद गेंदों की संख्या बराबर हो गई है आपके 1। काली गेंदों की अगर संख्या बात करूं तो काली गेंदों की संख्या बराबर है आपके 2। सफ़ेद 1, काली गेंद 2। और लाल गेंदों की संख्या कितनी है? तो लाल गेंदों की संख्या है 3। ये 3 चीज़ें आपके पास दे रखी है। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हुई? तो कुल गेंदों की संख्या ये हो गई है 1 + 2 + 3 यानी 6। अब इसमें क्या चीज़ समझनी है कि आपको बोला है कि इस थैले में से यादृच्छया गेंद निकाली जाती है। तो कुल मिला के क्वेश्चन जो आ रहा है पिछले 2 सालों से, वो इसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा है कि आपको कोई अनुमान के रूप में कोई चीज़ थैले से बाहर निकालनी है। अब की बार अगर आप देखा जाए अपना क्वेश्चन, तो ताश से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो ताश वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर करें। उसमें इका, बादशाह, बेगम, गुलाम, लाल रंग के पत्ते, काले रंग के पत्ते, ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं और उनको किस किस प्रकार से बांटा हुआ है, इस चीज़ की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब अपन इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला यूज़ किए डायरेक्ट ही करूँगा। पहला कॉन्सेप्ट, गेंद सफ़ेद हो, आपको फॉर्मूला लगाना है। गेंद सफ़ेद होने का मतलब टोटल कितनी गेंदें हैं? 6। और सफ़ेद गेंद कितनी? 1। तो 1 ही तो हो सकती है सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता, कितने में से? 6 में से। उसके बाद सेकंड पॉइंट, गेंद काली ना हो, यानी अगर काले रंग की गेंद नहीं होगी, ये 2 काली गेंदें हैं, लेकिन इसने कहा है गेंद काले रंग की नहीं होनी चाहिए। अगर काले रंग की नहीं होगी तो सफ़ेद और लाल रंग की होगी। सफ़ेद रंग की कितनी गेंदें हैं? 1। लाल रंग की कितनी गेंदें हैं? 3। 1 और 3 टोटल कितनी हुई? 4। कितने में से? 6 में से। तो ये काली गेंदें नहीं होने की प्रायिकता, अगर काली होने का पूछता 2/6 लिख देता। इसे अगर काटूंगा तो ये 2/3 हो जाएगा। और तीसरा कंसेप्ट, गेंद लाल हो, लाल गेंदें कितनी है? 3। कितने में से? 6 में से। तो ये हो जाएगी 1/2। तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है उसके अकॉर्डिंग आप प्रायिकता का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ अपना जो भाग अ मैंने कंप्लीट करवा दिया, ब भी करवा दिया और स भी इसी के साथ कंप्लीट हो रहा है। अब कल से अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे भाग द के बारे में, जो 6 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।